ट्रांसपेरेंट लाइट निकल पाएगी। जो लाइट है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में से निकल पाती है, राइट। जबकि ओपेक मीडियम में से लाइट तो नहीं निकल पाती, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल पाती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल पाती है। और याद रहे, लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जब भी टीचर ट्रांसपेरेंट की बात करता है ना, तो बहुत से बच्चों के मन में ट्रांसपेरेंट के ऊपर कांच की या पानी की एग्जांपल आती है माइंड में। लेकिन इसके बिना भी बहुत सारे मीडियम होते हैं बेटे। वाटर है बेटे, ग्लास, ये दो तो आपको पता ही है। लेकिन इसके बिना और भी बहुत सारे हैं। एक्रिलिक, ये देख लो बेटे, अभी ज्वाइन कर रहा है ये लोटस, वेरी लेट। एक्रिलिक, और क्या है बेटे, अपना प्लास्टिक भी होता है ट्रांसपेरेंट। और क्या, पेट्रोल है। और क्या, ग्लिसरीन है। बहुत अब एक ऑप्टिकल मीडियम दूसरे ऑप्टिकल मीडियम से अलग होगा, ये कैसे पता लगे? ऐसा नहीं है कि उसकी नेचर अलग होएगी तो हम ऑप्टिकल मीडियम को अलग बोल देंगे, पेट्रोल अलग है जी, प्लास्टिक अलग है, ऐसा नहीं। जब हमें लाइट की नजर से देखना होता है, तो हमने एक ऑप्टिकल मीडियम को दूसरे से तब अलग मानना है अगर उन वेलोसिटी अलग अलग हो। लाइट की वेलोसिटी उनमें, देखो क्या कह रहा है टीचर, लाइट की वेलोसिटी मीडियम नंबर वन, मान लो कोई ऑयल है कोई, उसके अंदर लाइट की वेलोसिटी, और लाइट की वेलोसिटी किसी दूसरे मटेरियल में मीडियम नंबर टू, अगर वो सेम है, इफ सेम है, इक्वल है, तब हम इन दोनों मीडियम का कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेम होने के बावजूद इनको अलग अलग ऑप्टिकल मीडियम नहीं बोलेंगे। अगर सेम है, देन मीडियम वन एंड मीडियम टू आर सेम नहीं बोलना, आर सेम नहीं बोलना बेटे, आर ऑप्टिकली सेम मीडियम, ऑप्टिकली सेम। इसका मतलब बच्चा ये पक्की बात है कि दो मीडियम्स में वेलोसिटी ऑफ लाइट जब अलग अलग होएगी, तभी उनको ऑप्टिकल मीडियम अलग अलग बोला जाएगा। इसका मतलब हो गया, लाइट की वेलोसिटी मीडियम नंबर वन में, अगर लाइट की वेलोसिटी मीडियम नंबर टू में अलग अलग हो, इफ, तब, देन मीडियम्स आर डिफरेंट, ये दोनों मीडियम्स फिर अलग अलग बोले जाएंगे। मीडियम्स, या दूसरे अच्छा है इसका मीडिया लिखो प्लूरल में, आर डिफरेंट, नॉट ओनली डिफरेंट, प्रॉपर लैंग्वेज क्या है, ऑप्टिकली डिफरेंट है, लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होगी। और बच्चा कहता है सर अब इसके अंदर भी गहराई से कुछ बताओ। तो मैं कहूंगा बेटे, जब ये दोनों वेलोसिटीज अलग अलग है, तो कोई एक ग्रेटर होएगी, कोई एक लेस होएगी। मान लीजिए मीडियम नंबर वन में लाइट की वेलोसिटी ग्रेटर है और टू में कम है, ठीक है, टू में कम है। जिसमें लाइट की वेलोसिटी ग्रेटर हो, वो रेयरर मीडियम कहा जाता है, कॉल्ड रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। और इसको ऐसे लिखते हैं सर्कल में आर डाल के। इसका मतलब बच्चा मेरे को बोलेगा सर दो मीडियम में से जहां पर लाइट की वेलोसिटी कम हो उसको डेंसर मीडियम कहेंगे। तो मैं कहूंगा यस बेटे, आपने बिल्कुल सही माना। इसका मतलब अगर टीचर यहां पर एक लाइन के ऊपर यहां रेयरर मीडियम लिखता है, तो मतलब लाइट यहां फास्टर है। यहां डेंसर मीडियम लगता है, तो मतलब लाइट यहां पर स्लो हो जाती है कंपैरेटिवली। अगर मैं डायरेक्ट कंपैरिजन करूं तो यहां वाटर लिख सकता हूं, एग्जांपल के तौर पर यहां कांच लिख सकता हूं। तो कांच में लाइट की वेलोसिटी स्लो होती है। अब मान लीजिए किसी नॉन साइंस पर्सन से पूछें कि भाई इसमें अगर हमने लाइट ऐसे थ्रो करी, ऐसे
रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में थ्रो करी, रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन प्रॉपर्टी की वजह से, इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जिस पॉइंट से आ रही है उसको सोर्स बोलेंगे। नॉन साइंस पर्सन को बोले तो कि लाइट के बिल्कुल सीधे में खड़ा होना है, तो वो बंदा कहाँ खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, वो यहां खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, लेकिन लाइट वहां जाएगी नहीं। नॉन साइंस पर्सन सोचता है स्ट्रेट लाइन में आएगी, लेकिन साइंस के बच्चे को नॉलेज है कि जिस जगह पर लाइट फेंकी है यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रा करें, नॉर्मल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाए ग्रीन लाइन के साथ। ग्रीन लाइन को क्या बोलते हैं? ग्रीन लाइन एक ऐसा सेपरेटिंग मीडियम है जिसके एक तरफ रेयरर मीडियम है, एक तरफ डेंसर मीडियम। इस ग्रीन लाइन का टेक्निकल नाम होता है रिफ्रैक्टिंग एज। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं जिसके एक तरफ रेयरर मीडियम हो, एक तरफ डेंसर। तो जो साइंस वाला पर्सन है उसने नोट करा कि ये लाइट अपना ओरिजिनल पाथ ट्रेवल करती ही नहीं, उस डायरेक्शन में जाती ही नहीं है, ये तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है जब रेयरर से डेंसर में आती है, यानी ऐसे इतने एंगल से इधर को शिफ्ट कर, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है कि लाइट जब एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाए तो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को छोड़कर कोई और ही डायरेक्शन पकड़ लेती है। इस प्रोसेस का नाम होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन समझ आ गया आपको? चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन रहेगी स्ट्रेट लाइन में, चेंज इन डायरेक्शन व्हेन लाइट एंटर्स, कहां से बेटे? फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अदर ऑप्टिकल मीडियम। वन ऑप्टिकल अदर ऑप्टिकल मीडियम में जाएगी तो लाइट ने अपनी स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन चेंज कर दी। इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, देखें कौन बच्चा मेरे को बताता है। कई बच्चों को लगता है हमें पहले आता है, तो बताओ बेटे। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई बच्चा बता सकता है इस एंगल को क्या बोलते हैं? येलो कलर वाले एंगल को क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? एनीबॉडी? इंसिडेंट रे ने कांच के सरफेस के साथ, सॉरी रिफ्रैक्टिंग एज के सरफेस के साथ जो एंगल बनाया, एनीबॉडी तीनों सेक्शंस में से? देखो नहीं बता रहे। 3 सेक्शंस बेटे, एक सिंपल क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं करा रहा हूं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनते नहीं है जब टीचर कराता है। ध्यान से सुनो। इसको बोलते हैं स्मॉल जी से, लिख लो सभी बच्चे, एंगल ऑफ ग्लास। एंगल ऑफ ग्लास, GLANCE, ये होते हैं स्पेलिंग, GLANCE। दूसरी बात, जब लाइट ओरिजिनल डायरेक्शन को छोड़ के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जाए तो कितने एंगल से वो मुड़गी, कितने एंगल से वो झुकगी, मोड़ उसमें चेंज आ गया उसकी डायरेक्शन में, बाय व्हाट एंगल? इस एंगल को क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है बेटे, डेल्टा से लिखते हैं इसको, डेल्टा। ये ग्रीक लेटर है, मैथ के 8 के जैसा होता है, 8 के जैसा। डेल्टा बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएट से बना, डेविएट मैंने मोड़ आना। और क्या बेटे, इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कौन सी रिफ्रैक्शन दिखाई है टीचर ने? जब लाइट रेयरर से डेंसर में आए। बच्चा बोलता है सर उल्टा भी हो सकता है, डेंसर से रेयरर। हाँ, वो भी एक रिफ्रैक्शन की टाइप है। तो इसमें क्या क्या नियम मैंने निकाल लिए देखो। बाकी जो मैंने ये सारा लिखा है, इसमें काम की बात एक ये है सबसे इंपॉर्टेंट, फोर्थ वाली। दूसरी बात, ये जो व्हाइट कलर से डेफिनेशन लिखी, ठीक है, ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी छोटे बच्चों की बातें हैं। तो जो छोटे बच्चों की बातें हैं उनको हम हटा देते हैं और स्पेस बनाकर कोई बड़ी बात सीखते हैं, यानी कि मोर इंपॉर्टेंस वाली। तो मैंने ये देखो बच्चों वाली बातें साफ कर दी हैं, ज्यादा छोटे बच्चों वाली, या ऐसे कह लो जो एक ही बार में याद हो जाती हैं, वो मैंने इरेज कर दी।
स्पेस बना लिया। अब मैं अपने बच्चों को क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जब लाइट रेयरर से डेंसर में आए, रेयरर इंपॉर्टेंट है ये, तब आर और डेल्टा दोनों का टोटल, आर और डेल्टा दोनों का टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आर प्लस डेल्टा के बराबर होता है। डेल्टा को क्या बोला था टीचर ने, नाम नहीं बोलना बेटे, भूलना नहीं है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। और क्या सीखना है हमने, दूसरी बात हमने ये सीखनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लांस हमेशा 90 डिग्री होते हैं। दूसरी बात। और तीसरी बात हमने क्या सीखनी है, थर्ड लर्निंग पॉइंट, थर्ड लर्निंग पॉइंट, शाबाश, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये इंसिडेंट रे, और जिस पे टीचर अभी एरो लगा रहा है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये येलो वाली वर्टिकल लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों ऑल लाई इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन। ओके। और क्या सीखा बच्चे, जितना इस डेल्टा एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी उतना रिफ्रैक्शन ज्यादा माना जाएगा। ध्यान से सुनो, मोर द वैल्यू ऑफ डेल्टा मोर विल बी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की प्रोसेस ज्यादा, मैग्नीट्यूड ज्यादा माना जाए। ओके। और रिफ्रैक्शन को ज्यादा या कम मापने के लिए एक और पैरामीटर भी होता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो क्या बोलते हैं टीचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से भी लिखते हैं एन से भी, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतनी रिफ्रैक्शन ज्यादा होगी, उतनी रिफ्रैक्शन ज्यादा होगी, तो नेचुरली उतना डेल्टा भी ज्यादा होगा, डेल्टा भी ज्यादा होगा। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे बताते हैं कि ये होता क्या है, ध्यान से सुनो बेटे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, योर अटेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि लाइट जहां से आई है, लाइट जहां से आई है, कहां से आई है लाइट, रेयर मीडियम से, तो लाइट का वेलोसिटी रेयर मीडियम में नोट कर लो। जहां पर लाइट गई है, लाइट का वेलोसिटी डेंसर मीडियम में पता कर लो, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर। देखो, ऑफ डेंसर, जिसमें लाइट बाद में गई ना, उसका बोला जाएगा, इसको बोलने में क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, यानी लाइट रेयर से डेंसर में गई, और देखो ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी, दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। तो याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस, यूनिटलेस। ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो म्यू डाल के ना, म्यू डी और आर, पहले डी फिर आर, और यहाँ आर ऊपर डी नीचे, रेयर से लाइट में, दो तरीके होते हैं इसको लिखने। और याद रहे म्यू को एन से भी लिखा जा सकता है, स्मॉल एन। मैंने आपको रिफ्रैक्शन की एक टाइप बताई, कब, जब लाइट रेयर से डेंसर में गई। ठीक है, तो समझदार बच्चे ने ये सारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नोट कर लिए होंगे। अभी मैंने इसमें एक चीज आपको रोक के रखी हुई है, वो नहीं बताई अभी। दूसरी बात, दूसरी बात सुनो, मैं स्पेस बना लेता हूं, यहां मैं अपने बच्चे को दूसरी टाइप की रिफ्रैक्शन समझाता हूं, दूसरी टाइप की रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट को मैं इस वक्त डेंसर से रेयर में थ्रो करूंगा, डेंसर से रेयर में थ्रो करूंगा। ये लो, देखो सभी बच्चे, ये मैंने रिफ्रैक्टिंग एज बना दी, रिफ्रैक्टिंग एज, और नीचे डेंसर मीडियम है जैसे कि पानी, ऊपर रेयर मीडियम है जैसे कि एयर।
एयर, मान लीजिए एयर, एयर को रेयरर क्यों बोलेंगे? क्योंकि लाइट की वेलोसिटी एयर में ज्यादा है। तो मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, ये ले लिया, इस सोर्स ऑफ लाइट से मैंने ये इंसिडेंट रे थ्रो करी। जिस पॉइंट पर थ्रो करते हैं उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जितना इसने रिफ्रैक्टिंग एज के साथ एंगल बनाया उसको एंगल ऑफ ग्लास बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पी के ऊपर मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच दी है जो कि येलो कलर के रिफ्रैक्टिंग एज के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस लाइन को नॉर्मल कहा जाएगा। गॉट इट? अगर ये लाइट में रिफ्रैक्शन ना होती तो ये लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन से यहां निकल गई होती। पर रियलिटी में ये देखा कि लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। इस रास्ते को फॉलो ना करके इसको फॉलो करती है। तो इसका मतलब ये बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से परे हट गई। अब सवाल ये पैदा होता है कितने एंगल से हटी? जितने भी एंगल से हटी उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। और जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है ये डबल लाइन वाला, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये वाला जिसको टीचर्स स्प्रिंग एंगल से दिखा रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है? तो आप देखो दोनों डायग्राम्स का आप अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हो। और एक इसके रिजल्ट लिखने हो तो मैं यहां पर डैश डैश लगा देता हूं सारे एंगल्स, ताकि उनमें मिक्स ना हो। सारे एंगल्स पे टीचर ने डैश लगा दिया। अब देखो पहला रिलेशन, इसमें ये वाला तो एज इट इज लग जाएगा, यानी कि आई डैश प्लस जी डैश इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ग्लास 90 डिग्री के बराबर होते हैं दोनों का टोटल। दूसरी बात, यहां देखो टीचर ने क्या लिखा, आई को आर प्लस डेल्टा के टोटल के बराबर, सम के बराबर लिखा था ये वाले रिफ्रैक्शन। लेकिन यहां चेंज हो जाएगा, आर के एंगल में से डेल्टा का एंगल माइनस करना पड़ेगा, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा। याद रहे ये सब कुछ तब है जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है तब। वो वाली कहां थी? रेयरर से डेंसर। देखो यहां प्लस था यहां माइनस। ओके। तीसरी बात, तीसरी बात ये होती है, ध्यान से सुनना बेटे, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर लिखा जाएगा और वो होएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या? ये ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें? डेंसर मीडियम में डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। ये भी यूनिट लेस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगली बात, जितना डेल्टा डैश, जितना डेल्टा डैश ज्यादा होगा या म्यू ज्यादा होगा उतनी ही रिफ्रैक्शन ज्यादा होगी। ओके। अब एक खास बात सुनना, जब पहले वाला केस देखते हैं लाइट रेयर से डेंसर में आए जैसे कि पानी से कांच में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1। क्यों? देखो लाइट की वेलोसिटी रेयर में ज्यादा होती है डेंसर में कम, तो लार्जर थिंग डिवाइडेड बाय स्मॉलर नेचुरली ग्रेटर देन 1 है। लेकिन जब रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर हो, यानी जैसे पानी से हवा में गई, तब ये रिवर्स आ गई रेशो, और ये हमेशा लेस देन 1, लेस देन 1। अब एक ऐसा लॉ जो दोनों में लगता है उसका क्या है? उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? ध्यान से सुन लेना बेटे। पहले मैं इस केस की बात करता हूं, कौन से वाले की? रेयरर से डेंसर में जब लाइट आए, ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे। उसमें बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयरर मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द डेंसर मीडियम। इस एंगल के साइन से इस एंगल के साइन को डिवाइड करो। ओके। और देख लो ये वाला एंगल रेयरर मीडियम में है, रेयरर,
और ये वाला एंगल डेंसर मीडियम। और दूसरे में क्या है, जब हमारी लाइट क्या बेटे डेंसर से रेयर में आए, डेंसर से रेयर, तब क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम। दोनों को कंपैरिजन कर लो आपस में, दोनों फार्मूले इसीलिए मैंने नजदीक लिखे। इस स्नेल साइंटिस्ट ने दिया था, इसको भी स्नेल साइंटिस्ट। लेकिन याद रखना, अगर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पूछ ले तो डेफिनेशन में आप ये नहीं लिखोगे, डेफिनेशन में आप ये वाला लिखोगे पार्ट, रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द लाइट, ये डेफिनेशन बताता है। कोई बच्चों से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पेपर में डेफिनेशन पूछ लो, वो स्नेल्स लॉ लिख के आ जाते हैं, तो हमें कट करके 0 मार्क्स। स्नेल्स लॉ तो एक ड्राइव करा हुआ रिलेशनशिप है बाद में, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि बहुत छोटी क्लास है आपकी। तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन कर दिया दोनों का, तो और डेफिनेशन आपको समझ आई गई। लेकिन समझदार बच्चे को, इंटेलिजेंट बच्चे को टीचर से एक सवाल करना चाहिए, सर ये जो भी आपने हमें समझाया पता तो लग गया, लेकिन एक बात नहीं समझ आई कि लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो सीधी लाइन में क्यों नहीं चले जाती, ऐसे ऐसे क्यों मुड़ जाती है, और रेयरर से डेंसर है तो सीधी क्यों नहीं चले जाती, ऐसे अपना रास्ता क्यों चेंज कर लेती है। इसके दो कारण है। पहला कारण है लाइट की वेलोसिटी दोनों मीडियम्स में अलग अलग होती है, लाइट की वेलोसिटी दोनों मीडियम में अलग अलग होती है। दूसरा कारण, लाइट की रे हमेशा उस रास्ते को फॉलो करती है जहां पर ट्रेवल करते हुए उसको कम से कम रुकावट का सामना करना पड़े। ठीक है, तो ये दो रीजन है, इनमें चाहे आप पहले वाला लिख दो तो भी काम चल जाएगा। यानी अगर आपसे पेपर में पूछ ले रिफ्रैक्शन का वाई क्या है, तो आप कहोगे सर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम अलग अलग होती है। दूसरा आप कह सकते हो कि लाइट जो है ना सर, वो मोस्ट इजी पाथ को फॉलो करती है। लाइट हमेशा उस स्ट्रेट लाइन रास्ते से जाएगी जहां पर उसको कम से कम अड़चन का सामना करना पड़े, कम से कम रुकावट, मोस्ट इजी पाथ टू गो थ्रू। ये दोनों कारण होते हैं रिफ्लेक्शन के। अब जिन बच्चों को इतना पॉइंट समझ आ गए हैं वो टीचर को फीडबैक देंगे। मेथड आपको पता ही है, अगर आपको समझ आ गया तो आप राइट हैंड खड़ा करोगे, नहीं तो लेफ्ट। हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक ऑफ रिफ्रैक्शन? प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यस, और नो करना अगर लेफ्ट हैंड खड़ा करना है तो नो, और अगर दोनों हैंड नहीं खड़ा करना है तो आपका राइट नहीं बनता मेरी क्लास में बैठने। मैं नोट कर लूंगा बच्चे जिनका दोनों हाथ डाउन है। ओके बेटे, शाबाश। अब एक बार फिर से मेरे को वो बच्चे हाथ खड़ा करके दिखाओ जिनको नहीं समझ आया, लेफ्ट हैंड। शाबाश, तो बहुत अच्छे, आपने ध्यान से सुना। अब मैं रिफ्रैक्शन के ऊपर थोड़े से एडवांस पॉइंट बताऊंगा, फिर हम नया आर्टिकल करेंगे। ये सारे बेसिक पॉइंट थे बच्चों वाले, अगर इनमें से भी आपको नए पॉइंट पता लग गए तो इसका मतलब है फिर आपको ये आर्टिकल नहीं आता। ये सारे बच्चों वाले पॉइंट सारे। अब हम बात करने लगे हैं एडवांस पॉइंट्स, नोट लिखो, एडवांस पॉइंट्स अबाउट रिफ्रैक्शन, जल्दी करो। एडवांस पॉइंट्स अबाउट रिफ्रैक्शन। देखो बेटे जल्दी सुनो। नंबर 1, ये जो टीचर ने आपको बताया था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में पहली बात ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट पहले मैं रेयर से डेंसर मीडियम में थ्रो करूं और म्यू कैलकुलेट कर लूं, म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर कैलकुलेट कर लिया,
फिर बाद में लाइट में डेंसर डैश मीडियम से रेयरर डैश मीडियम में थ्रो करूं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर कैलकुलेट कर लूं। ये भी नोट कर लिया, ये भी नोट कर लिया। अब अगर मेरे पास ये कंडीशन हो कि जो यहां पर रेयरर है वो भी यहीं पर है, सेम है, इफ रेयरर इज इक्वल टू रेयरर डैश एंड डेंसर इज इक्वल टू डेंसर डैश, अगर ये हो पानी से कांच में और कांच से पानी में, ऐसा हो अगर, तो देन ये फार्मूला याद रखना, कौन सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इस फार्मूले को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी रेसिप्रोकल वर्ड से बना। सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। दूसरी बात ध्यान से सुन लो, अगर कभी ऐसे हो जाए कि 3 4 5 मीडियम आ जाए इकट्ठे, चलो मीडियम 1 2 3 4 5 ऐसे, और लाइट हमें नहीं पता कौन सा बीच में रेयरर है कौन सा डेंसर, लाइट ऐसे करती हुई जाती है जी, ऐसे लाइट चलेगी, कोई बीच में रेयरर है कोई डेंसर है, और हमसे वो पूछ ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 5 कितना है, 5 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी हमसे वो ये पूछता है अगर 1 मीडियम यहां ले ले 5 यहां ले ले, लाइट डायरेक्ट ऐसे पास करे 1 से 5 तक, तो म्यू बताओ, ये हमारा टारगेट हो। पर उसने हमें दिया क्या हो, हमें पेपर में उसने दिया हो, ये दिया हो ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 गिवन, ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 गिवन, ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 3 गिवन, ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू 4 गिवन, ये सारे गिवन। तो आपने इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, आपने मीडियम काउंट कर लेने, कितने हैं, 5, 5 से एक कम कर दो, 4 4 टाइम्स म्यू लिख दो, 4 टाइम्स, उनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले यहां लिखना है फर्स्ट मीडियम सेकंड में आया, फिर सेकंड से थर्ड में 2 3, फिर थर्ड से फोर्थ में, फिर फोर्थ से फिफ्थ में, राइट। और इन सभी को आपस में बेटे आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकल जाता है, और इस फार्मूले को बोलते हैं, सभी बच्चे नोट करें, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन नोट कर लिया या नहीं, पहले वाला कौन सा था, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। ठीक है। तीसरी बात ध्यान से सुनना इसके बारे में, थर्ड एडवांस पॉइंट, थर्ड एडवांस पॉइंट, थर्ड एडवांस पॉइंट है योर अटेंशन। अगर मेरे पास एक मीडियम हो यहां पर, लेकिन ऊपर वैक्यूम हो, या एयर भी हो सकती है, वैक्यूम मैंने टोटली खाली जगह जहां हवा भी ना हो, तो लाइट जब वैक्यूम से किसी भी मीडियम में होएगी, तो नेचुरली कोई भी मीडियम हो, चाहे पानी हो कांच हो कुछ हो, तो वैक्यूम के मुकाबले तो ये मीडियम डेंसर ही होगा, तब लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। इस वक्त जो म्यू कैलकुलेट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम से लाइट आनी चाहिए, तब जो म्यू होता है तब इसका नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, तब इसका नाम होता है, सभी बच्चे ध्यान से सुने, तब इसका नाम होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट वर्ड लगाना है तब, और याद रखना वैक्यूम के अंदर लाइट की वेलोसिटी, सभी बच्चे रट्टा मार लो, इतनी होती है, और ये पेपर में दी नहीं होगी, पेपर में आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
तो किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो क्या आंसर आएगा? तो आंसर आएगा 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आ गया, नीचे आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकाला जाता है। ओके, ये था लर्निंग पॉइंट थर्ड एडवांस में। अब लास्ट वाला लर्निंग पॉइंट एडवांस फोर्थ, ध्यान से सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये वाला पॉइंट बहुत कम बच्चों को पहली बार समझ आता है, मेरा एक्सपीरियंस है पुराना, इसलिए ध्यान से सुन लेना। मान लीजिए मेरे पास यहां पर वैक्यूम है और यहां पर मेरे पास मीडियम है, मीडियम वन ले लो, मीडियम वन। ओके, तो मैंने इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया वैक्यूम में से। देखो, ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकाल के रख लिया। ओके, किस फार्मूले से? इस फार्मूले से। दूसरे मैंने क्या किया, मेरे पास एक दूसरा मीडियम है, मीडियम टू, और यहां पर भी वैक्यूम है, तो मैंने इसका भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के रख लिया विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम से, निकालिए इसको भी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात। अब मैंने वन और टू का आपस में सेपरेशन कर दिया। ध्यान से सुनो, यहां मीडियम वन ले लिया, यहां मीडियम टू ले लिया, और लाइट को थ्रो करा वन से टू में। ओके, तो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, ध्यान से सुनना अब, ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, दो तरीके। पहला, स्नेल्स लॉ तो है ही है, क्या? पहला है कि लाइट की वेलोसिटी वन में ले लो और लाइट की वेलोसिटी टू में ले लो। बच्चा कहेगा सर ये तो आता ही है हमें, जहां से आई वो वेलोसिटी ऊपर, जहां गई लाइट वो नीचे। दूसरा, इन दोनों के जो हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करे हुए हैं ना, ये वाले एब्सोल्यूट, उनको रिवर्स रेशो में लिख दो। अगर टू नीचे है तो ऊपर, नीचे है ना यहां, उधर ऊपर लिख दो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम न्यूमरेटर में, ऊपर वाले का नीचे लिख दो वैक्यूम, और यहां पर वन। ये जो पॉइंट मैंने बताया, इसको बोलने में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। डायरेक्ट क्यों? वन का वन ऊपर, टू का टू नीचे, बट इट इज इक्वल टू रिवर्स रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि टू वाले का ऊपर, वन वाले का नीचे। जब म्यू को म्यू के टर्म्स में लिखना है तो रेशियो रिवर्स, जब म्यू को वेलोसिटी के रेशियो में लिखना है तो रेशियो डायरेक्ट, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे। ये जो था, ये था फोर्थ लर्निंग पॉइंट एडवांस। पहला एडवांस लर्निंग पॉइंट चेक करो, अपने आप को समझ आ गया, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। दूसरा एडवांस लर्निंग पॉइंट चेक करो, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन समझ आ गया। तीसरा लर्निंग पॉइंट, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या फर्क होता है। चौथा, कि अगर मैंने म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशो के टर्म्स में निकालना है तो कैसे निकालना है। ये चार एडवांस लर्निंग पॉइंट, जिन बच्चों को ये चारों समझ आ गए हैं, चेक कर लो, उनको टीचर को फीडबैक देनी पड़ेगी। कैसे? इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड ऑल दी फोर एडवांस पॉइंट्स, प्लीज रेज योर राइट, प्लीज रेज योर राइट। पहले चेक कर लो, चेक कर लो, एक बार समझ आ गया तो राइट हैंड खड़ा करो। शाबाश, देख लो, पहले पहले देख, क्या चारों पॉइंट आपको वाकई समझ आ गए? एक एक करके देखो, वन, टू, थ्री, और सबसे मुश्किल वाला फोर्थ। अगर आपको वाकई समझ आ गया, आप अब फीडबैक दो बेटे। रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड, रेज योर राइट हैंड। शाबाश, रेज योर राइट हैंड अगर अंडरस्टूड है। इसका मतलब है एक पॉइंट कोई नहीं क्लियर है, लोटस, सिर्फ लोटस को नहीं समझ आया, बाकी सबको समझ आया। भाई बताओ, लोटस वाले कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ आया? कोई एक बच्चा बताओ, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूं।
शाबाश। लोटस वाले बच्चों का हाथ नहीं खड़ा हुआ था, मेरा सिर सिर खप जाता है बेटे, टाइम ना वेस्ट करना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा ये बात। फोर्थ सर। हाँ, फोर्थ वाला दोबारा समझ लो, फोर्थ वाला दोबारा समझ लो, 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। तो फोर्थ वाला दोबारा समझ लो, ये लो, इसको एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वैक्यूम है और यहाँ पर वाटर है, ठीक है। तो लाइट मैंने वैक्यूम से पानी में फेंकी, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको बोलेंगे ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। लेकिन होगा क्या, इसका नाम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, नोट कर लिया। कोई बच्चा कहेगा सर इसको कैलकुलेट करना कैसे, ऐसे करना है भाई, जो वेलोसिटियों वाला फॉर्मूला, लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में, लाइट की वेलोसिटी पानी में, कैलकुलेट कर लिया, गॉट इट। फिर दूसरी बात, मान लीजिए मैंने पानी को चेंज कर दिया, मैंने दूसरी बार यहाँ वैक्यूम ही रखा और यहाँ पर मैंने बेटे कांच रख दिया, कांच, ग्लास। तो फिर से मैंने लाइट थ्रो करी, तो ऐसे मैंने फिर से कैलकुलेट कर लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ये भी मैंने नोट कर लिया, एब्सोल्यूट है ये भी। क्यों एब्सोल्यूट कब लगता है, जब लाइट वैक्यूम में से आए। उसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, ऐसे करूंगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये भी कैलकुलेट कर लिया, मेरे पास ये भी है, ये भी है। अब तीसरी बात, मान लीजिए वैक्यूम मैंने निकाल ही दिया बीच में से, मैंने यहां पर पानी रखा और यहां पर कांच रखा, तो लाइट की वेलोसिटी, लाइट को थ्रो करा पानी से कांच में, और मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो लाइट कहां से कहां गई, पानी से ग्लास में। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका वो कहता है, जहां लाइट गई बाद में वहां का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखना, यानी कि ये चीज यहां रखना, और जहां लाइट आई है, जहां से आई है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ये वाला ये। अब बताओ, ये पहला स्टेप देखो ध्यान से, दूसरा स्टेप ध्यान से देखो, और तीसरा स्टेप। अगर आपको ये समझ आ गया तो वही फोर्थ पॉइंट मैंने जरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एग्जांपल्स। अब जिनको ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड। गुड। अभी लोटस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सनफ्लावर को नहीं समझ आया भाई, सनफ्लावर, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट। सनफ्लावर अगर समझ आ गया तो राइट हैंड खड़ा कर लो। यार कैसे, चलो ठीक है। अब आपको एडवांस पॉइंट पता लग चुके, ये था हमारा आज का रिफ्रैक्शन का आर्टिकल, ठीक है। और टीचर ने इसमें आपको रिफ्रैक्शन समझाई, टीचर ने आपको इसकी टाइप्स समझाई, टीचर ने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझाया, टीचर ने फार्मूले बताए, टीचर ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एडवांस पॉइंट्स बताए। ये मैंने अभी तक आपको बताया, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास। सभी बच्चे नया नए पेज पे हेडिंग देंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब इंपॉर्टेंट, रादर आई शुड से वेरी इंपॉर्टेंट। जानते हो क्यों, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने इसको थ्योरी के सिलेबस में भी रखा है और प्रैक्टिकल से के सिलेबस में भी रखा है। आपके टीचर को इसका प्रैक्टिकल भी कराना पड़ेगा लेबोरेटरी में जब, दोनों में रखा है। इसलिए इसके ऊपर एग्जाम में कुछ फायदा ना हो, मतलब ही, या तो प्रैक्टिकल में फायदा देगी या थ्योरी में फायदा देगी या दोनों में फायदा देगा यार। शाबाश, गेट रेडी सारे बच्चे।
सबसे पहले मैं अपने बच्चों को कांच की स्लैब समझा रहा हूं दिखने में कैसी होती है। सभी बच्चे ध्यान से देखें। ए लाइक दिस, ये रेक्टेंगुलर स्लैब है। गौर से देखो आपको टीचर कैसे दिखा रहा है। इस तरह से ये रेक्टेंगुलर स्लैब दिखती है हमारी, रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट स्लैब। और वो कांच की भी हो सकती है। ठीक है। अब अगर मैं इसको फ्रंट से देखूं, इधर से खड़ा होकर बिल्कुल फ्रंट व्यू देखूं, तो मेरे को ये ऐसे दिखेगी बस, फ्रंट व्यू। ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो, शाबाश। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैं इसके ऊपर लाइट इधर से थ्रो करूंगा और देख, इधर से निकालूंगा और देखता हूं क्या होता है। योर अटेंशन। तो मैंने इसी ग्लास स्लैब का बड़े वाला फिगर ये बना दिया। सभी बच्चे ध्यान से देख लें बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है टीचर। पिछले आर्टिकल को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोला, इतना सारा कराने के बावजूद इसको बोल रहा हूं। ध्यान से सुनो। तो मैंने ये रेक्टेंगुलर स्लैब बनाई। सभी बच्चे योर अटेंशन। इस रेक्टेंगुलर स्लैब में मैं अगर आपसे पूछूं बाहर क्या है, तो आप कहोगे सर बाहर एयर है और क्या। तो इसका मतलब ये भी रेयर मीडियम हुआ, ये भी रेयर मीडियम। और दोनों रेयर, अगर इसको आर डैश बोल दूं, तो दोनों रेयर मीडियम बराबर सेम है। और बीच में क्या है, कांच है। तो कांच है तो डेंसर मीडियम आ गया। तो मैं यहां से लाइट थ्रो करूंगा, यहां से सोर्स ऑफ लाइट ये हो गया, यहां से लाइट थ्रो करूंगा। अगर ये कांच की स्लैब ना होती तो लाइट जो है ऐसे जाती हुई, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को फॉलो करती हुई, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल फॉलो करती हुई यहां से निकल जाती, अगर ये कांच स्लैब ना होती, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। पर सभी बच्चों को पता है कि रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लाइट यहां रेयरर से डेंसर में एंटर कर रही है, रेयरर से डेंसर में। तो अगर मैं यहां नॉर्मल ड्रा कर दूं, तो ये लाइट इस ट्रैक को फॉलो करेगी, जिसको मैं पिंक से शो कर रहा हूं। लाइट आई यहां से, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ये बेंड होगी। ठीक है। फिर यहां पर लाइट जब दोबारा से सेकंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रा करी, मैंने फिर से नॉर्मल ड्रा करा यहां। अब क्या कर रही है लाइट, अब लाइट डेंसर से रेयरर में आ रही है, डेंसर से रेयरर में। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल उस लाइट को मैं येलो कलर से दिखा देता, तो वो ऐसे जाएगी। और तुम्हें सुन के हैरानी होगी, अगर ये दोनों रेयर मीडियम सेम है, ऊपर भी हवा है नीचे भी हवा है, तो जो एक्सपेक्टेड पाथ था अनपढ़ बंदे के लिए, और ये जो दूसरा पाथ है, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल होते हैं, पैरेलल। इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। फाइनली उभर के बाहर आएगी ये रे, इमरजेंट रे। और ये कौन सा ट्रैक था डॉटेड वाला, एक्सपेक्टेड पाथ। फॉर ए लेमैन, नॉन साइंस पर्सन के लिए इमरजेंट रे पाथ। और टीचर कह रहा है बोथ पाथ्स, बोथ पाथ्स आर पैरेलल। यानी अगर मैं इस ग्लास स्लैब को एकदम से उठा दूं, तो लाइट ऐसे निकल जाएगी डॉटेड पाथ से। रख दूं तो ये ऐसे जाएगी। दोनों पाथ आपस में पैरेलल होंगे। और इसका मतलब है लाइट की डायरेक्शन रही तो उधर कोई, लेकिन यहां से शिफ्ट होकर यहां आ गई, साइड वाइज शिफ्ट होगी, साइड वाइज शिफ्टिंग। साइड वाइज शिफ्टिंग का एक और नाम होता है साइंस में, उसको लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। इन दोनों पैरेलल लाइनों में जितना भी गैप है, अगर मैं उसको स्मॉल डी से लिख दूं, स्मॉल डी से, तो उस स्मॉल डी का एक नाम होता है साइड वाइज शिफ्टिंग, मतलब लेटरल शिफ्ट।
और ये जो टीचर ने दिखाया है इसको क्या बोलते हैं? रे डायग्राम। रे डायग्राम किसका? ऑफ रिफ्रैक्शन। कहां पर? थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ऐसे पेपर में आपको रे डायग्राम पूछ सकता है। लेकिन ध्यान से सुन, अगर आपने ऐसी रे डायग्राम बना दी जो टीचर ने अभी बनाई है, तो इसके 3 मार्क्स में से मिलेंगे सिर्फ 1 मार्क मिलेगा, सिर्फ 1 मार्क। क्योंकि टीचर ने इसमें लेबलिंग ही नहीं करी। अब इसकी अच्छे से कैसे लेबलिंग होती है ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट, अगर 3 में से 3 पॉइंट लेने हैं तो इंसिडेंट रे पे डायरेक्शन दिखाओ, IR लिखो। नॉर्मल को NL1 लिखो, दूसरे नॉर्मल को NL2 लिखो, और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस शो करो, यहां पर एंगल ऑफ ग्लांस शो करो, और कांच की स्लैब की थिकनेस को T से लिखो, T, और साइड पे लिखो भी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। दूसरी बात, आगे सुनो, अंदर जब ये पिंक लाइट गई उस पे एरो दिखाओ, और ये बीच वाली जो राइट है रिफ्लेक्टेड रे, इसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और कितने एंगल से ये मुड़गी उसको बताना मत भूल जाना, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से। और फाइनली जो इमर्जेंट रे होती है उसने इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, उसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, स्मॉल ई से लिखते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। और नॉर्मल को मेंशन करना है 90 डिग्री शो करके, 90 डिग्री शो करके। अगर आपने इसमें से एक भी लेबलिंग छोड़ दी तो आपको 3 मार्क्स नहीं मिल सकते। अब आपको 3 मार्क्स मिल सकते। अगला पॉइंट, पेपर में अगर इसी क्वेश्चन को उसने 3 मार्क्स की बजाय 5 मार्क्स का बनाना हो, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तब वो आपसे इस लेटरल शिफ्ट डी का फार्मूला भी पूछेगा। फार्मूला, उस फार्मूले को हम अभी करेंगे थोड़ी देर बाद, वो मैं कराता हूं, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर ये रे डायग्राम समझ आ गया तो आपने टीचर को फीडबैक देना है। हैव यू अंडरस्टूड द रे डायग्राम इन द क्लास लैब? रेज योर राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड अगर समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो ना हाथ खड़ा करो। सनफ्लावर के बच्चे क्योंकि कहना नहीं मानते हैं, तो मैं आपकी क्लास अपने भाई मैं आपको मैं पढ़ाना ही नहीं चाहता, मैं आपका कैमरा ऑफ कर रहा हूं। सन मेरे को फीडबैक भी नहीं दे रहे बच्चे यार। मैं आपका मैडम ऐसे सनफ्लावर का कैमरा ऑफ कर दो, मैंने नहीं पढ़ाना इस क्लास। हाँ जी, आ जाओ। बच्चा फीडबैक भी नहीं दे सकता टीचर को राइट हैंड खड़ा करके या लेफ्ट हैंड खड़ा। अगर समझ आ गया तो रेज योर राइट हैंड, नहीं तो लेफ्ट हैंड। शाबाश। रे डायग्राम, हर रोज पहले फीडबैक, ठीक है बेटे लोटस, शाबाश। अगर किसी बच्चे ने फीडबैक देने से लापरवाही करी, राइट और लेफ्ट में से नहीं हाथ खड़ा करा, मैं वेरी फ्रैंकली ओपनली कह रहा हूं, चाहे प्रिंसिपल मैम भी सुन रहे हो, डाउन डाउन, मैं उस क्लास का कैमरा ऑफ कर दूंगा। चाहे आगे से मेरे को क्लास से मिले ना मिले, दूसरा टीचर लगा दे, ओपनली कह रहा हूँ, ओपनली, ठीक है। इसलिए फीडबैक देनी पड़ेगी। ओके, अब मैंने अपने बच्चों को इसका फार्मूला समझाना है। फार्मूला, शाबाश। ये फार्मूला अगर आपने बनाना सीख लिया तो आपको मिलेंगे पेपर में 5 मार्क्स। वो फार्मूला कैसे बनेगा ध्यान से सुनना। डायग्राम में यही रखूंगा और स्पेस बना लेता हूं। मैंने स्पेस बना लेनी है ताकि मैं अपने बच्चों को लेटरल शिफ्ट का फार्मूला बता सकूं। जो बेटे मैं इधर से इधर जाऊंगा, ताकि अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो मेरी बॉडी में छुप जाएगा। इधर से इधर जाऊंगा ताकि आपको सारा समझ आए।
शाबाश, ये टीचर ने स्पेस बना लिया बेटे। फिगर फिगर को हम बाउंड्री में बंद कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लो जी, फिगर बंद हो गई। अब इस फिगर में टीचर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट हल्का सा चेंज कर रहा है। योर अटेंशन, अगर दो पैरेलल लाइनों में मैं यहां पर लेटरल शिफ्ट दिखा सकता हूं, यहां पर लेटरल शिफ्ट दिखा सकता हूं, तो वही मैं यहां भी दिखा सकता हूं, क्योंकि पैरेलल लाइनें होती ही वो हैं जिनमें हर जगह पर बराबर का डिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लेटरल शिफ्ट दिखा सकता हूं, तो उसी लेटरल शिफ्ट को मैं यहां भी दिखा सकता हूं। ये लो, यहां दिखा दू। परपेंड इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर गैप बिटवीन दी टू पैरेलल लाइंस, 90 डिग्री यहां भी दिखा दो। ओके, तो इस चीज को मैंने यहां पर दिखा दिया, जो यहां पर डी लिखा हुआ है वही यहां पर दिखा दिया, उसमें क्या है। दूसरी बात, ये वाला जो नॉर्मल वन था उसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया और यहां 90 डिग्री एंगल दिखा दिया। अब गौर से देखो बेटे, थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से देख लेना, रिपीट मत करवाना, टाइम बच जाएगा। मुश्किल है ये वाला। यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हैं जिनका हाइपोटेन्यूज कॉमन है। सभी बच्चे पिंक कलर वाली लाइन पे ध्यान कंसंट्रेट करें। पिंक कलर वाली लाइन, पिंक कलर वाली जो लाइन है, ये वाली बेटे, ये वाली लाइन पिंक कलर की है। इस पिंक कलर की लाइन को देखो, ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, हाइपोटेन्यूज का, क्योंकि 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज होती है। देखो 90 के सामने और इधर से भी 90 के सामने, तो दो दो राइट एंगल ट्रायंगल का ये कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया, कॉमन हाइपोटेन्यूज। तो कॉमन हाइपोटेन्यूज को मैं स्मॉल एच से लिख दिया, स्मॉल एच से। कलर चेंज करता हूं ताकि बेटर दिखे आपको। तो स्मॉल एच को पहले वाली राइट एंगल ट्रायंगल से निकाला, स्मॉल एच को दूसरे वाली राइट एंगल ट्रायंगल से निकाला, कॉमन हाइपोटेन्यूज होने की वजह से इनको इक्वेट कर दिया, इक्वेट कर दिया। ये है स्टेप नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब सेकंड सुनो, मैं लेफ्ट वाली राइट एंगल ट्रायंगल से आपको हाइपोटेन्यूज निकाल के बताऊंगा कॉस थीटा का फायदा लेते हुए। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है आपने, स्टेप सेकंड। मैं आपसे पूछूं कॉस ऑफ आर कितना है, आप कहोगे सर ये पड़ी राइट एंगल ट्रायंगल, पहले आप इसको बना के दिखाओ। तो मैंने कहा ये लो बेटे, बना लेते हैं। मैंने उस बच्चे को ये बना दी, इसको हाइपोटेन्यूज बोला, और ये थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब है, टी हो गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये 90 डिग्री। इस ट्रायंगल को यहां से उठा के यहां रख दी और सभी बच्चों को पूछा इसका कॉस आर बताओ कितना है। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर हमें पता है कॉस आर जो होता है ना वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो मैंने कहा बेटे बेस क्या ये वाला लोगे। बहुत से बच्चे कहते हैं हाँ जी सर बेस यहां लगे। गलत। बेस हमेशा वो होता है जो हमारे कंसर्न एंगल से भी टच में हो और 90 डिग्री से भी टच में हो, दोनों एंगलों से टच में हो, वो बेस होता है। इसलिए बेस हो गया यहाँ पर टी, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, और 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। ये कर लिया। यहां से एच को निकालना है मैंने, तो एच को निकालेंगे, क्या बन गया टी अपॉन कॉस आर, क्रॉस पोजिशनिंग कर दी। इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोलूंगा। अब सुन लो तीसरी डायग्राम। तीसरा, जो दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है, थर्ड स्टेप, पहला स्टेप सेकंड स्टेप, स्टेप थर्ड करने लगे हैं टीचर। स्टेप थर्ड में टीचर इधर वाली राइट एंगल उठा लेंगे, डेल्टा एंगल वाली, डेल्टा एंगल वाली इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं उधर बना के दिखाता हूं। ये लो, ये देखो, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल मैंने वहां उठा, इसको मैंने एच बना दिया हाइपोटेन्यूज, यहां 90 डिग्री एंगल बना दिया, और यहां पर एंगल डेल्टा बना दिया। और ये जो चीज है आपको पता है ये क्या है, लेटरल शिफ्ट, इसको मैंने डी बना दी।
लेटरल शिफ्ट डी। अब इस ट्रायंगल में मैंने अपने बच्चों से साइन, बेटे ध्यान से सुन लेना, पलट जाएगा, 5 नंबर 2 नंबर खराब हो जाएंगे अगर नहीं सुनोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी है। इसमें मैं साइन डेल्टा निकालूंगा, साइन डेल्टा। किसी बच्चे से पूछो साइन डेल्टा क्या होता है, बच्चा कहता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हमारे कंसर्न एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, 90 के अपोजिट। तो यहां से भी मैं एच कैलकुलेट कर लूंगा क्रॉस पोजीशनिंग करके। एच कितना हो गया, डी अपॉन साइन डेल्टा। इसको थर्ड स्टेप बोलूंगा। थर्ड स्टेप और सेकंड स्टेप में से एच की वैल्यू उठाऊंगा और यहां फर्स्ट स्टेप में पुट कर दूंगा। तो देखो टीचर क्या कह रहा है, पुट एच वैल्यू फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड एंड इन दी वन। फर्स्ट में पुट करो। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में दोनों एच इक्वेट करे थे, तो एक एच यहां से ले आओ, एक एच यहां से ले आओ, दोनों में ले आ गया बेटे, ये ले गया, ध्यान से देखो। इधर मैंने लिख दिया टी अपॉन कॉस आर, इधर लिख दिया डी अपॉन साइन डेल्टा। अब क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ क्रॉस पोजीशनिंग करके, तो डी कितना आ गया, डी आ गया टी इंटू साइन डेल्टा अपॉन कॉस आर। जबकि डेल्टा खुद कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीचर ने सिखाया था, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाए तो आई की वैल्यू आर और डेल्टा के बराबर होती है, प्लस के बराबर। तो डेल्टा कितना हो गया, आर को इधर ले जाओ, आई माइनस आर। तो ये फार्मूला आ गया। साथ में आप लिखोगे वेयर डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। तो देखो टी, आपको टी गिवन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन होगा, पुट कर देना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन होगा, डेल्टा आप ऐसे निकाल सकते हो, इस तरह से आप लेटरल शिफ्ट निकाल सकते हो। बेसिकली टीचर ने दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के कॉमन हाइपोटेन्यूज को इक्वेट कर दिया, एक बार कॉस की मदद ली, एक बार साइन की मदद, और कुछ भी नहीं करा। अब जिन बच्चों को ये समझ आ गया उनको ये फार्मूला एकदम से लिख लेना चाहिए कॉपी में, जल्दी से लिख लो, और टीचर को फीडबैक देनी पड़ेगी। हैव यू रियली अंडरस्टूड इट? इफ यस, प्लीज रेज योर राइट हैंड। प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। बेटे फीडबैक चाहिए मेरे को, सुस्ती नहीं चाहिए। ओके डाउन, शाबाश। और जो बच्चे डेरिवेशन नहीं भी नोट कर सके वो फार्मूला जरूर नोट कर लो, जल्दी कर लो, फार्मूला नोट कर लो। और जिस बच्चे ने डेरिवेशन नोट कर ली वो बहुत अच्छा बच्चा है, उससे बाकी बच्चों को भी नोट कर लेंगे। देखो कितना सिंपल डेरिवेशन है ना, और साथ में टीचर ने रे डायग्राम भी बना दी। बिलीव मी, जब भी ये पेपर में आता है 5 मार्क्स का आएगा। देखो आपने कभी भी मेरे को किसी आर्टिकल की फोटो खींचते नहीं देखा होगा, लेकिन इस आर्टिकल की मैं खींच रहा हूं, आपके सामने खींच। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि ये पेपर में आ जाना है, मेरे बाकी बच्चों का भी फायदा हो सकता है, इसलिए मैंने इसका क्लिक फोटो ले लिया। बेटा आपको भी जब आप घर में जाकर लेक्चर को रिवाइज करोगे यूट्यूब पर निकाल के, तो आपको इसका फोटो लेके प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है? चलो, ये था हमारा थ्योरी का पोर्शन। अब मेरे को ये बताओ कितना टाइम बचा है हमारे पास, ताकि हम असाइनमेंट पे जा सके। टाइम बचा है बेटे, कोई बच्चा बताए मेरे को, मेरे को बताओ। क्लास में आगे अभी इस वक्त 9:45 हो गए। कितने बजे तक है क्लास? बोल ही नहीं रहे। मैम टाइम हो गया क्या? ओके, तो मेरे को बताया गया अभी 15 मिनट है, 15 मिनट बचे हुए हैं। सभी बच्चे असाइनमेंट निकालो।
क्या आपको असाइनमेंट है आपके पास? कोई बच्चा मेरे को बताए स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए हैं या नहीं करवा दिए? बेटे हाथ खड़ा करो अगर आपके पास असाइनमेंट है। शाबाश, ओके निकालो, फिर निकालो। एक आपको लेंस वाली असाइनमेंट दी होगी, एक रिफ्रैक्शन वाली। पहले मैं ऐसे करता हूं, लेंस आज का जो आर्टिकल कराया है, वो अभी अभी ताजा ताजा आपको उसके फार्मूले याद होंगे, वो करते हैं। और अगर आपके पास ये असाइनमेंट नहीं भी है तो मैं इसका क्वेश्चन लिखूंगा, नो प्रॉब्लम। शाबाश, लिखोगे सभी बच्चे, असाइनमेंट ऑन रिफ्रैक्शन, असाइनमेंट ऑन रिफ्रैक्शन। बेटे असाइनमेंट करना जरूरी होता है, क्यों? मान लीजिए मैं आपको समझा दूं, साइकिल ऐसे चलता है, ऐसे पैडलिंग करके मैं साइकिलिंग करके दिखा दूं और आपको बोल दूं समझ आ गया, आप कहोगे सर कुछ भी नहीं, हैंडल पकड़ो पैडल मारो और चल जाओ। तो क्या इतना सुन के आप जीटी रोड पे चले जाओगे, नेशनल हाईवे पे? नहीं जा सकते, एक्सीडेंट करा लोगे। इसलिए थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसलिए असाइनमेंट करना जरूरी होता है अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए। ठीक है, बहुत से बच्चे असाइनमेंट में सुस्ती करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं एक बार। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? देखो क्या कह रहा है, एयर से कांच में लाइट आ रही है। ओके, ये हमें पहला चीज गिवन है। दूसरा कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.5। ओके, तीसरा कह रहा है क्वेश्चन मार्क, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास क्वेश्चन मार्क। है कोई बच्चा जो इसको कर पाएगा? देखिए तीनों क्लासों में कंपटीशन, कोई भी बच्चा इसको कर पाए। लाइट जा रही है एयर से कांच में, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही। एनीबॉडी जो इस क्वेश्चन को कर सके? करो करो करो, मैं देख रहा हूं सनफ्लावर के बच्चे, काफी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, लोटस के भी काफी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोज में इक्का दुक्का बच्चे ही कोशिश कर। तो समझदार बच्चा कहेगा सर आपको याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आपने क्या कराई थी? मैंने कहा बेटे हाँ याद है, मैंने बोला था लाइट एयर से ग्लास में जा रही है ना, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर में लिखो ऊपर और वेलोसिटी ऑफ लाइट कांच में लिखो नीचे। बिल्कुल सही। आप कहोगे सर फिर डाटा रख दो, यहाँ 1.5 और इसी लाइट की वेलोसिटी एयर को मैंने सी से लिख के बताया था आपको, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड सिखाया था। ठीक है, तो लिख दो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। तो लाइट की वेलोसिटी ग्लास में से निकालनी, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर। कोई बच्चा है जिसने सॉल्व करा? कोई बच्चा जो मेरे से पहले सॉल्व कर गया हो? वरना मैंने मेथड तो बता ही दिया। तो आप क्या देखोगे, लाइट की वेलोसिटी कांच के अंदर किसके बराबर आ गई? किसके बराबर आ गई? 3 / 1.5 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि आंसर आ गया 8। कोई ऐसा बच्चा है जिसने ये कैलकुलेट खुद से कर लिया था और लेकिन हेजिटेट कर रहा था बताने में, सेम आंसर आया हो? कोई बच्चा है क्लास में? क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसने इसको ऐसे सॉल्व करा? तो टीचर ने इसमें क्या यूज कर लिया? टीचर ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन यूज कर ली।
It is the ratio of the velocities of light. जिन बच्चों को ये समझ आ गया वो राइट हैंड खड़ा करके फीडबैक दी. प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड. ओके, डाउन. और ये जो सनफ्लावर के बच्चे हैं ना, अपने टीचर को बोल देना कि वो कैमरे को रिवर्स करके ऑन करें अगली बार कंप्यूटर वाले. क्योंकि जब आप राइट हैंड खड़ा करते हो तो सभी बच्चों का मेरे को लेफ्ट दिखता है. सनफ्लावर में आपका कैमरा रिवर्स हो रखा है, उनसे सही करवा लेना आप अगली बार. आईटी का कोई भी पर्सन आएगा ना तो उनसे ठीक. ओके, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं बेटे. सेकंड क्वेश्चन, असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन हमें बोलता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है और इसका क्या मतलब. ध्यान से सुनो क्या कह रहा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42. इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन. ये क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स का भी आ सकता है और 3 मार्क्स का भी आ सकता है. सबसे पहले तो ये बच्चे नोट कर लो, दुनिया में डायमंड से ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का नहीं होता. लिख दो, डायमंड हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और ये भी लिख दो, डायमंड इज द हार्डेस्ट अकरिंग नेचुरल सबस्टांस. डायमंड इज द हार्डेस्ट अकरिंग नेचुरल सबस्टांस. लोहे से भी ज्यादा हार्ड होता है. शाबाश. हम उसको कैसे कहेंगे पेपर में. हम कहेंगे, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, हम कहेंगे जी आंसर में हम कहेंगे सर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन पता है. हमको कहेगा यस पता है. अगर लाइट मीडियम नंबर 1 में से मीडियम नंबर 2 में आती है तो उसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. और उसका मीनिंग होता है लाइट की वेलोसिटी मीडियम नंबर 1 में कितनी थी डिवाइडेड बाय लाइट की वेलोसिटी मीडियम नंबर 2 में कितनी थी. यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हमारे टीचर ने सिखाई है. अब वो कहेगा ठीक है, हम भी पेपर में बता दिया. दूसरे नंबर पे हम कहेंगे अगर हमें पेपर में ये दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर 2.42 है तो हम इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले फार्मूले का सहारा लेके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड. डायमंड में हार्ड होता है बहुत ज्यादा, लाइट स्लो पड़ जाती है अंदर. तो कहेगा इसका क्या मतलब. हम कहेंगे सर फिर इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ. कहता उसका क्या मतलब. हम कहेंगे सर थर्ड स्टेप में वेलोसिटी ऑफ लाइट डायमंड की आप निकाल सकते हो. कितनी जी. हम कहेंगे सर वेलोसिटी ऑफ लाइट जो भी एयर में होती है ना उससे 2.4 टाइम्स कम होगी डिवाइड करके. कहता क्या मतलब. हम कहेंगे सर लाइट की वेलोसिटी एयर में तो आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. और आपने इसको ऐसे कर देना. ठीक है, 2.42 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका बहुत कम आ जाएगा. 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा. क्या मतलब. हम कहेंगे सर कि आपकी लाइट की वेलोसिटी जो है बेटे डायमंड के अंदर वो हमारी आ जाएगी 3.43 डिवाइडेड बाय बेटे 3 डिवाइडेड बाय कितना 2.42.
यानी कि 1.24 इंटू 10⁸ 8। तो हम कहेंगे सर इसका मीनिंग ये है कि डायमंड में जाते ही लाइट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है हवा के मुकाबले। हवा में कितनी थी लाइट की वेलोसिटी बेटे? लाइट की वेलोसिटी एयर में कितनी है, या वैक्यूम में भी इतनी ही लेते हैं? तो मैं वैसे बताना चाहूंगा, एयर में होती है 2.99, वैक्यूम में होती है यहाँ पर 3 लगा देते हैं, तो इसलिए बराबर ही लेते हैं। तो आपने देखा, आप कहोगे सर देखो कितनी ज्यादा से काफी कंपैरेटिवली काफी कम हो गई। तो हम इस तरह से उसको इस स्टेटमेंट का मीनिंग निकाल के बताएंगे। शाबाश। अब जिन बच्चों को ये बाकी समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। रेज योर राइट, अगर आपको ये समझ आ गया। कुछ बच्चे तो ऐसे हाथ खड़ा करते हैं, बाकियों ने खड़ा कर दिया मैं भी कर, बेटे आपको खुद का सोचो ना, समझ आ गया तो खड़ा करो, नहीं तो ना। डाउन डाउन। इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन आया करते हैं। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको मैं डालता हूं। ठीक है। आप मेरे को बताओगे, तुम बताओगे इसको क्या क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। मैंने एक डायग्राम बनाई, ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2। ये मान लो ऑयल है और ये मान लो वनस्पति घी है। ठीक है, दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपेरेंट। जैसे ही मैंने लाइट थ्रो करी तो मैं बड़ा हैरान रह गया कि मेरे द्वारा फेंकी गई लाइट ऐसे गई थी, मीडियम अलग अलग होने के बावजूद लाइट ऐसे चली स्ट्रेट, जिधर को जा रही थी उधर ही रही। अब मेरे बच्चे सोच के बताओ, अगर मीडियम नंबर 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो, एब्सोल्यूट N1, और मीडियम नंबर 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 हो। एब्सोल्यूट होता है, इसको अकेले को ले जाओ वैक्यूम के साथ डिस्कस करो, इसको अकेले को ले जाओ वैक्यूम के साथ डिस्कस करो। अगर ये ऐसे दिए हों और लाइट ऐसे जाए, तो बताओ इन दोनों में से क्या ये वाला साइन सही है, ए ऑप्शन? क्या ये वाला साइन सही है, ग्रेटर देन? बी ऑप्शन। क्या ये वाला साइन सही है, सी ऑप्शन, लेस देन? तीनों में से कौन सी बात सही? सोचो। सभी बच्चों ने अपनी फिंगर से जवाब देना है। जो बच्चे सोचते हैं ए ऑप्शन सही है तो वो सिंगल फिंगर खड़ी करेंगे, जो सोचते हैं बी ऑप्शन वो डबल, जो सी ऑप्शन ट्रिपल। सोचो जल्दी बताओ। हाँ, रोज का पता लग गया मेरे को, डाउन डाउन बेटे, सभी का रोज का आंसर पता लग गया। सनफ्लावर का, व्हाट इज योर आंसर? सनफ्लावर। ओके, पता लग गया। पहले वाला बच्चे ने रिवर्स खड़ा करा। लोटस, लोटस आई सेड व्हाट इज योर आंसर? सिंगल फिंगर, डबल या ट्रिपल? तो आपको मैं बताना चाहूंगा बेटे, ध्यान से सुनने वाली बात है, रोज के सभी बच्चों का आंसर सही है। शाबाश। सनफ्लावर के सभी बच्चों का आंसर सही है। शाबाश। और लोटस में एक भी बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा करा। सबको मेरी डांट है, सबको डांट। लोटस में एक भी बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा। बाकी दोनों बच्चों ने सही बताया कि सर जब स्ट्रेट लाइन चलेगी वो मुड़ी ही नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन 0 है, जिधर जा रही थी उधर ही गई, तो रिफ्रैक्शन हुई ही नहीं। और जब रिफ्रैक्शन नहीं होती तब दोनों मीडियम नेचर वाइज अलग अलग होने पर भी लाइट की वेलोसिटी सेम रहेगी उसमें। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम 2, तो फिर उनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होंगे। ए ऑप्शन सही था। अब एक बच्चे ने पूछा मेरे से, शाबाश,
रोज को भी शाबाश, सनफ्लावर को भी शाबाश, और लोटस को जितनी डांट पड़ सके उतनी ज्यादा। अब आगे चलते हैं। शाबाश। लोटस के बच्चे क्लास में रोमिंग शुरू कर दी शायद क्लास। ये जो लड़कियां शरारत कर रही हैं, ध्यान से सुन लो भाई, मैं नोट कर लेता होता हूँ, फोटो ले लेता हूँ। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर ऐसा भी हो सकता है कि मीडियम पक्के तौर पे अलग अलग हो? मान लो यहाँ पर एयर हो और यहाँ पर मीडियम टू हो, या पानी या कांच हो, या मान लो ग्लास हो, और ये दोनों का रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो नेचुरली लाइट चाहे इधर से इधर फेंके चाहे इधर से इधर फेंके तो रास्ता चेंज होएगा रिफ्रैक्शन की वजह से। एक बच्चे ने बोला, सर कभी ऐसा मुमकिन है कि लाइट को हम थ्रो करें और वो अपना रास्ता ना मोड़े इनमें से? मीडियम अलग अलग है। मैंने कहा यस, मुमकिन है। अगर लाइट को आप परपेंडिकुलरली फेंक दोगे रिफ्रैक्टिंग एज के, जो एज दोनों मीडियम को अलग अलग करे, रेयर और डेंसर को, उसको रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। अगर इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टिंग एज पे परपेंडिकुलरली फेंकी जाएगी तो वो परपेंडिकुलरली ही निकल जाएगी, मुड़ेगी नहीं। नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्लेक्शन। ये अकेला केस होता है जब लाइट का रेयरर और डेंसर मीडियम अलग अलग होने के बावजूद भी रिफ्रैक्शन नहीं होती, एंगल ऑफ डेविएशन जीरो रहेगा। नोट कर लो, नोट कर लो, ये पेपर में पूछा जाता है। इफ द इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग एज परपेंडिकुलरली। अब कोई एक पेपर में आया था, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? समझदार बच्चे ने देखा कि नॉर्मल के साथ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइट रे बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये लाइट टेढ़ी आने की बजाय खुद नॉर्मल के रास्ते से ही आने लग जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा। यानी कि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन भी 0 डिग्री, और इसमें एंगल ऑफ ग्लास पूछ ले अगर तो वो 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल ऑफ ग्लास। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बन के आ सकते हैं। तो बाकी का जो दूसरी असाइनमेंट है लेंस वाली, वो आप घर से प्रैक्टिस करके आना, अगले लेक्चर में हम उसको करते हैं। जिनको आज का लेक्चर समझ आ गया वो एक बार थम्स अप साइन दिखा दो, थम्स अप, अंगूठे का शेप। बेटे यहाँ आज डाउन। अब कोई बच्चे टीचर की हार्ड लैंग्वेज से उदास हो गए हों तो नहीं होना, क्योंकि हमें, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, टीचर को थोड़ा सा हार्ड तो बोलना ही पड़ता है बेटे, नहीं तो आप सीखते नहीं हो फिर ध्यान से। चलो अगली बार मिलते हैं, बाय बाय बाय।